राम सागर जी और राधिका जी की शादी लगभग 50 वर्ष पहले हुई थी। शादी के 10 सालों तक उनके कोई संतान नहीं हुई। वह इलाज करा करा कर थक चुके थे, लेकिन उन्हें कहीं भी फायदा नहीं हो रहा था। वह हर मंदिर, हर मस्जिद जाते, मन्नतें मांगते कि मुझे एक संतान की प्राप्ति हो, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। 10 सालों के काफ़ी इंतजार के बाद उनके घर में 2 जुड़वा बच्चों की किलकारी गूंजने लगी। राम सागर जी और राधिका जी अपने दोनों बेटों पर जान लुटाते थे। वह दोनों उनका पालन पोषण बड़े अच्छे तरीके से कर रहे थे। उनकी परवरिश में कोई कमी नहीं रख रहे थे। राम सागर जी इतने तो अमीर नहीं थे, लेकिन फिर भी किसी तरह सब कुछ मैनेज कर रहे थे। जब राम सागर जी की शादी राधिका जी से हुई थी, तब वह केवल चाय की एक छोटी सी दुकान लगाया करते थे, लेकिन जब से उनके घर में बेटों का जन्म हुआ, तब से वह अपना कारोबार आगे बढ़ाने के लिए जी जान लगा रहे थे, क्योंकि पहले उन्हें जीने की ज़्यादा उत्सुकता नहीं थी। लेकिन जब से उनके घर में बेटों का जन्म हुआ, तब से उनकी नीरस जिंदगी में फिर से हरियाली ही हरियाली आ गई थी। अब दोनों अपने बेटों को देख देख कर फूले नहीं समा रहे थे। देखते ही देखते उनके बच्चे स्कूल जाने लगे। राम सागर जी तो अपने काम में ज़्यादातर व्यस्त ही रहते थे। स्कूल से लाना और ले जाना, यह सारी जिम्मेदारी राधिका जी की ही थी। वह अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रही थी और घर रहकर भी वह सिलाई का काम करके अपने पति के कामों में भी हाथ बटाया करती थी। बच्चे 8वीं तक की पढ़ाई गांव में ही रहकर की। अब वह कॉलेज में आ चुके थे। अब वह आगे पढ़ने के लिए शहर जाने लगे। कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने के बाद वह उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए उनका बड़ा बेटा अमेरिका जाना चाहता था। तब राधिका जी ने कहा, बेटा, हमारी इतनी तो हैसियत नहीं है कि हम तुम्हें अमेरिका पढ़ने के लिए भेज सकें। यह बात सुनते ही राम सागर जी ने कहा कि राधिका, तुम कैसी बातें कर रही हो? हम अपने दोनों बच्चों को पढ़ाने के लिए जी जान लगा देंगे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मैं डबल मेहनत करके तुम्हें उच्च शिक्षा दिलाने के लिए अमेरिका भेजूंगा। तुम जाने की तैयारी करो। तब राधिका जी का बड़ा बेटा अमन अमेरिका जाने की तैयारी करने लगा। अपना पासपोर्ट, वीज़ा सब बनवा लिया। राम सागर जी ने अपने ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा बेचकर पैसों का इंतजाम किया और अपने बेटे को पैसे देते हुए कहा, बेटा, तुम वहाँ जा रहे हो और कामयाब होकर ही लौटना। हम तुम्हारे लौटने का इंतज़ार करेंगे। अब अमन अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए अमेरिका चला गया। वहाँ के माहौल में वह इतना रच बस गया कि उसे अपने माँ बाप के पास आने की ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। वह यहीं पर रहकर एक लड़की से शादी कर लेता है, अपना परिवार बसाकर वहीं रहने लगता है। जब किसी तरह इस बात की खबर उनके माँ बाप को लगी, तो वह दुखी हो गए कि वह सोचने लगे, जिस बेटे को पाल पोस कर हमने बड़ा किया, वही बेटा आज बिना बताए शादी कर ली और उसने बताना जरूरी भी नहीं समझा। देखते ही देखते उनका छोटा बेटा राज पुलिस विभाग में उच्च पद पर तैनात हो गया।
राज के लिए अब अच्छे अच्छे घराने से रिश्ते आने लगे। राधिका जी और रामसागर जी को पैसों का लालच तो बिल्कुल नहीं था, इसलिए वह यह चाहते थे कि उनकी बहू पढ़ी लिखी सुशील संस्कारी हो। उन्हें दहेज मिले या ना मिले, लेकिन बहू अच्छी होनी चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने कुछ रिश्तेदारों से बात की। उसमें से एक रिश्तेदार ने एक लड़की के बारे में बताया। वह लड़की नर्सिंग का कोर्स किए हुए थी। राधिका जी और रामसागर जी ने राज को उस लड़की को दिखाया। राज को भी वह लड़की पसंद आई और शादी तय हो गई। कुछ ही महीने में उनकी शादी का दिन भी आ गया और वह दोनों अपने बेटा और बहू की शादी को देखकर काफ़ी खुश थे। उस शादी में उनका बड़ा बेटा अमन और उनकी बहू भी आए हुए थे। राज और शिवानी की शादी होने के 2 दिन बाद ही उनका बड़ा बेटा और बहू फिर वापस लौट गए। राधिका जी और रामसागर जी ने उन्हें रुकने तक नहीं कहा। अब दोनों अपनी नई बहू शिवानी के साथ हंसी खुशी जीवन बिता रहे थे। लगभग 1 साल तक तो शिवानी ने उन्हें बहुत मान सम्मान दिया, लेकिन धीरे धीरे वह उनसे थोड़ा कटी कटी सी रहने लगी, क्योंकि उसे लगता था कि उसके जेठ जी उसके सास ससुर को उसके पल्ले बांधकर अमेरिका जाकर मज़े से जीवन बिता रहे हैं और वह यहाँ पर उनकी सेवा अकेली ही करती रहे। जब सब कुछ आधा आधा है तो सास ससुर की सेवा वह अकेले क्यों करे। इसी बात को लेकर वह अपने सास ससुर को आए दिन परेशान किया करती थी और ताने मारा करती थी। लगभग शादी के 3 साल बाद शिवानी के एक बेटा हुआ। अब पोते का मुंह देखकर राधिका जी और रामसागर जी फूले नहीं समा रहे थे। राधिका जी अपने पोते को संभालने में अपनी बहू का पूरा पूरा साथ देती थी, लेकिन बहू फिर भी उन्हें कुछ समझती नहीं थी। जैसे जैसे उनका पोता बड़ा होता जा रहा था, अब बहू को लगता था कि अब उन्हें अपने सास ससुर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जब राज घर पर होता था तो शिवानी अपने सास ससुर के साथ अच्छा बर्ताव करती थी और जब राज ड्यूटी पर चला जाता था तब वह अपने बूढ़े सास ससुर को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। राज की पुलिस डिपार्टमेंट में ड्यूटी होने की वजह से वह वक्त बेवक्त आता था, क्योंकि उसकी पोस्टिंग दूसरे शहर में हुई थी। इसी कारण कभी कभी वह आ भी नहीं पाता था। जब छुट्टियां होती थी तभी आता था। इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए बहू उन पर अत्याचार किया करती थी। अब तो शिवानी उन्हें उनके मन का खाने को भी नहीं देती थी। कहती थी कि आप उल्टा सीधा खाएंगी तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। एक दिन की बात थी जब सागर जी और राधिका जी की शादी की 50वीं सालगिरह थी और उनकी बहू मार्केट गई थी कुछ लाने के लिए। तब रामसागर जी राधिका जी से कहते हैं, अरे सुनती हो भाग्यवान, आज हमारे विवाह के 50वीं सालगिरह है। अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसे? मैरिज एनिवर्सरी। तो राधिका जी बताइए कैसे मनाना है यह दिन। रामसागर जी ने बड़े प्यार से अपनी पत्नी राधिका की आंखों में देखते हुए कहा, हे भगवान, कुछ तो शर्म करो। अब तो हमारी उम्र हो चुकी है, अब सालगिरह मनाएंगे तो सब लोग हंसेंगे हम पर। चलो छोड़ो, लेकिन एक बात बताओ,
हमारी शादी को इतने साल बीत गए, तुमने मुझसे कभी कुछ मांगा नहीं। आज के खास मौके पर मैं जानना चाहता हूँ, तुम्हारी कोई इच्छा अधूरी रह गई हो तो बताओ। मैं अपनी बुढ़ापे के लिए कुछ पैसे बचा कर रखे हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अपने आखिरी समय से पहले अपनी पत्नी की हर ख्वाहिश पूरी कर सकूं। कैसी बातें करते हैं आप। अपनी शादी की सालगिरह के शुभ दिन पर भी कोई ऐसी बातों को अपने मुंह से निकालता है क्या। मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। राधिका जी मुंह फुलाकर रामसागर जी जिस ओर बैठे थे उसकी दूसरी ओर मुंह करके बैठ गईं। तभी रामसागर जी अपने पुराने अंदाज में राधिका जी को थोड़ा प्यार से मनाते हैं। राधिका जी उसी समय अपना गुस्सा थूक देती हैं और बोली, चलिए आज के खास मौके में मैं आपके लिए आपके पसंद का हलवा बनाती हूँ, अभी लेकर आती हूँ। तुरंत रसोई घर में गईं और एक प्लेट में हलवा लेकर आईं और कहने लगीं कि हमारी शादी की सालगिरह के शुभ दिन पर सबसे पहले हलवा खाकर अपना दिन मनाएंगे। कितने साल हो चुके हैं हमारी शादी को और हमारा साथ अब तक बना हुआ है और मैं चाहती हूँ कि मरते दम तक यह साथ बना रहे और आपसे पहले मैं भगवान के पास जाऊँ। राधिका जी और रामसागर जी हलवा खाते खाते एक दूसरे के साथ मीठी मीठी बातें कर रहे थे और दोनों एक दूसरे को बधाई देते हुए मुस्कुरा रहे थे। तभी अचानक उनकी बहू शिवानी घर पहुंच गई और यह सारा नज़ारा देखने लगी और अपने सास ससुर को मुस्कुराते हुए देखकर उसके शरीर में जैसे आग सी लग गई थी। गुस्से से भागती हुई आई और बोली, जरा सी देर के लिए बाहर क्या चली गई। आप लोगों की तो मनमर्जी शुरू हो गई। आपकी इतनी हिम्मत की हलवा बनाया, मुझसे पूछे बिना, मेरी इजाज़त के बिना मेरी रसोई में पैर कैसे रखा। अरे बुढ़ापे में भी आपकी जुबान का चटोरापन कम नहीं हुआ। आप लोगों का थोड़ी देर के लिए मार्केट क्या चली गई। आप दोनों ने तो मज़े करना ही शुरू कर दिया। चुपचाप अपने कमरे में नहीं बैठा जाता क्या। मरने की अवस्था आ रही है और मेरे जाते ही तुम लोगों को पार्टी करने में मज़ा आता है। यह सुनने के बाद रामसागर जी से रहा नहीं गया। उनके सब्र का बांध टूट गया और अपनी बहू शिवानी से बोले, यह घर तुमसे पहले हमारा है और हम इस घर में अपने मनमर्जी से रह सकते हैं और जो जी चाहे वह पका कर खा सकते हैं। तुम्हें ऐसे बोलने का कोई हक नहीं है। तभी शिवानी ने बड़ी बेशर्मी से अपने ससुर पर भड़कते हुए जवाब दिया और कहा कि यह आप लोगों का घर नहीं है और यदि इस घर में रहना है तो आपको मेरे हिसाब से रहना होगा, वरना दरवाज़ा खुला है, आप लोग जा सकते हैं। आपका और भी एक बेटा है, हमने नौकरी नहीं खाई है आप दोनों की, या फिर कुछ अलग से तो नहीं दिया आपने। तभी राधिका जी सहमी हुई आवाज़ में बोली, बहू हमने ऐसा भी क्या कर दिया जो तुम इतना भड़क रही हो। हलवा ही तो बनाया है। इस बात पर शिवानी जोर से चिल्लाई, मुझसे बिना पूछे कैसे बनाया आपने यह हलवा। आपको यह मालूम नहीं क्या खोया कितना महंगा हो गया है और फिर पैसे क्या पेड़ पर लगते हैं। और अगर हलवा बनाना ही था तो मेरे लौटने का इंतज़ार नहीं कर सकती थी। थोड़ा सा भी सब्र नहीं था। और फिर मुझे खोया से गुझिया भी तो बनानी थी। तुम्हारे पोते और बेटे को गुझिया बहुत पसंद हैं।
अब कैसे बनाऊंगी? हमेशा अपनी मनमर्जी करते रहते हो तुम दोनों। फिर राधिका जी बोली, बहू, मैंने ज़्यादा खोए का इस्तेमाल नहीं किया, थोड़े ही खोए से हलवा बनाया था, बाकी का हलवा फ्रिज में रखा है, इसलिए ज़्यादा गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है। फिर शिवानी बोली, माँ जी, मुझे पाठ पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मुझे तुम बूढ़ों से राय लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो। आगे से मेरी इजाज़त के बिना अगर मेरी रसोई में कदम भी रखा तो आपके लिए ठीक नहीं होगा। इस पर राधिका जी बोली, बहू, हम अपने बेटे की कमाई खाते हैं, कौन सा तुम कमा रही हो जो इतना भड़क रही हो? और अगर थोड़ा सा खर्च कर भी लिया तो क्या बिगड़ गया? इतना सुनते ही शिवानी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। शिवानी की माँ सुनैना जी दरवाजे पर पहुंची ही थी। उन्होंने सुना चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी और वह दरवाजे के बाहर खड़ी हो गईं और वहीं खड़े खड़े सारा नज़ारा देखने लगी। उन्होंने देखा कि शिवानी ने झपट कर अपने सास ससुर के हाथ से हलवे की कटोरी छीनकर नीचे फेंक दी। यह घर मेरा है और मैं इस घर की मालकिन हूँ और आपका बेटा वह पहले हुआ करता था, अब वह मेरा पति है और पति की हर चीज़ पर सबसे पहले उसकी पत्नी का हक होता है, न कि उसके बूढ़े माँ बाप का। अब जैसा मैं कहूँगी वही सब तुम्हें करना होगा, अपनी मनमर्जी चलाने की ज़रूरत नहीं है। शिवानी चिल्लाते हुए अपने कमरे में चली गई। राधिका जी और राम सागर जी की आंखें भर आईं और वह दोनों अपने भाग्य पर रोने लगे। राधिका जी और राम सागर जी के 2 बेटे थे। बड़ा बेटे का नाम अमन था और छोटा बेटे का नाम राज था। घर की आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी, परंतु फिर भी उन्होंने अपने दोनों बेटों को दिन रात एक करके मेहनत करके दोनों को पढ़ाया लिखाया और पढ़ लिख कर बड़ा बेटा तो इंजीनियर बन गया और छोटा बेटा पुलिस विभाग में जॉब मिल गई थी। दोनों माता पिता अपने बच्चों की तरक्की देखकर बहुत खुश थे। पूरा जीवन अपने बच्चों पर वार दिया। बड़ा बेटा अमेरिका में ही एक लड़की से शादी कर ली, वहीं रहने लगा, जबकि छोटा बेटा राज पुलिस विभाग में उच्च पद पर था। उसकी जॉब दूसरे शहर में है तो वह अपनी जॉब से जब छुट्टी होती तब आता था। राधिका जी और राम सागर जी अपनी छोटी बहू शिवानी के पास रहते थे। राज अपने माता पिता से बहुत ज़्यादा प्रेम करता था, जबकि उसके बड़े बेटे अमन को उनकी कुछ परवाह नहीं थी। वह केवल अपनी गृहस्थी में ही रम गया था और अमेरिका में ही रहने लगा था। शिवानी को इसी बात का गुस्सा रहता था कि वह बूढ़े बुढ़िया की देखभाल अकेले ही क्यों करे, अपने सास ससुर को तंग करती रहती थी। राम सागर जी की आँखों से आज आंसू बहने लगे। वह सोचते हुए खुद को कोसने लगे कि उन्होंने अपने बुढ़ापे के लिए कुछ ज़्यादा बचा कर क्यों नहीं रखा। उन्होंने अपने बेटों की पढ़ाई के लिए अपना घर तक बेच दिया और खुद कंगाल होकर इस कगार पर आ पहुँचे कि बेटे बहू के टुकड़ों पर रहना पड़ रहा है। दोनों पति पत्नी यह सब बातें सोच ही रहे थे कि तभी शिवानी अपने कमरे से निकल कर आती है।
और चिल्लाते हुए अपने सास ससुर से बदतमीजी से कहती है, अभी तक आप दोनों यहीं बैठे हैं, इतना भी नहीं समझ में आता कि फर्श पर गंदगी पड़ी हुई है तो कम से कम साफ ही कर दें। चलिए सासू माँ, उठिए और जल्दी से फर्श पर पड़ा हुआ हलवा साफ कीजिए। बड़े आए सालगिरह मनाने वाले, और इस बुढ़ापे में भी इन दोनों को चैन नहीं है। शिवानी के बुजुर्ग सास ससुर डर गए और बेचारी राधिका जी ने आंखों से आंसू लिए हुए फर्श को साफ किया और पोछा भी लगाया और अपने कमरे में जाकर आंसू बहाने लगी। और इधर बाहर दरवाजे के बाहर खड़ी शिवानी की माँ सुनैना जी यह सब देखकर अंदर तक हिल गई थी और उल्टे पैर से अपने घर वापस लौट गईं। घर आकर अपने घर के बरामदे में कुर्सी पर शांत होकर बैठ गईं। वह अपनी बेटी के इस रूप को देखकर एकदम हैरान थी। उन्हें तो एकदम सदमा सा लग गया था। वह सोच रही थी, मैंने तो ऐसी संस्कार अपने बच्चों को नहीं दिए। इतना चिंतित देखकर उनकी बहू पूछने लगी, क्या हुआ माँ जी, आप तो दीदी के ससुराल गई थी ना, वह ठीक तो है ना, कुछ हुआ है क्या? यह बात सुनकर सुनैना जी का बेटा करण भी वहाँ आ गया और बोला, माँ क्या बात हो गई है, आप परेशान क्यों हैं? तभी सुनैना जी ने रूंधे गले से बोला, बेटा तुम दोनों को ही अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार दिए थे, परंतु न जाने फिर शिवानी ने हमारे संस्कारों को क्यों शर्मिंदा कर दिया। हमारी परवरिश में तो कोई कमी नहीं थी, फिर क्यों हम उसे इंसानियत का पाठ ना पढ़ा सकें। ऐसा कहते कहते बेचारी सुनैना जी की आंखें भर आईं। साथियों, माँ बाप को अपनी बेटी पर बहुत अभिमान होता है और भी चाहते हैं कि उनकी बेटी जहाँ भी जाए हमेशा उनका सिर ऊंचा रखे, उनके संस्कारों को शर्मिंदा न करें। परंतु यदि उन्हें माता पिता को अपनी बेटी की यह हरकतें देखने को मिलती हैं तो उन्हें कितना दुख होता है, यह केवल वही जानते हैं। आज वही सब सुनैना जी पर बीत रहा था। वह बहुत दुखी थी। अंदर ही अंदर अपनी बेटी का व्यवहार उनके दिल को दुखी कर रहा था। सुनैना जी ने अपने बेटे बहू से कहा कि आज जब मैं शिवानी के घर पहुंची तो शिवानी अपने सास ससुर के साथ जानवरों से भी बुरा बर्ताव कर रही थी। यह सुनकर करण गुस्से में आया और बोला, माँ आपने उससे कुछ कहा क्यों नहीं? आपको उसे डांटना चाहिए था, उसे समझाना चाहिए था। इस पर सुनैना जी बोली, बेटा मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वह इस तरह से व्यवहार कर रही थी कि मुझे उसे अपनी बेटी कहते हुए भी शर्म आ रही थी। मेरी हिम्मत तक ना हुई कि उसके पास जाऊं। उसके सास ससुर इतने भले इंसान हैं, मैं उनके सामने अपना चेहरा कैसे दिखाती, उनसे नज़रें कैसे मिलाती? तभी वापस लौट आई। यह बात सुनकर तो मुझे लगता है कि हमें शिवानी से अपना रिश्ता ख़त्म कर लेना चाहिए। अपनी माँ के मुँह से यह शब्द सुनकर करण हैरान रह गया। तभी कामिनी अपनी सासू माँ को समझाते हुए कहने लगी, नहीं माँ जी, आप ऐसा कैसे सोच सकती हैं? आखिर वह आपकी बेटी हैं और अगर औलाद अपने रास्ते से भटक जाती है तो उसे सही रास्ते पर लेकर आना माँ बाप का काम होता है। रिश्ता तोड़ने से किसी के व्यवहार में बदलाव नहीं आता।
तभी सुनैना जी कहने लगी, आज मैं बहुत ही लाचार महसूस कर रही हूँ। मैं और तुम्हारे पिताजी ने अपनी बेटी शिवानी को दुनिया की सारी खुशियाँ दी, सब कुछ दिया, लेकिन उसे अच्छा इंसान तक नहीं बना सके। तभी कामिनी ने अपनी सासू माँ को संभाला और कहा, माँ जी, यह सब छोड़िए, यह वक्त टूटने का नहीं है, आपको खुद को संभालना होगा। कुछ दिनों बाद करण का बर्थडे आ रहा है और दीदी यहाँ पर आएंगी, आगे मैं सब संभाल लूँगी। मैं जानती हूँ कि आगे क्या करना है, आप चिंता मत कीजिए। अपनी बहू की उम्मीद भरी बातें सुनकर सुनैना जी को बहुत अच्छा लगा। उन्हें कुछ राहत महसूस हुई तो वह बोली, ठीक है बहू, मैं जानती हूँ कि तुम सब कुछ संभाल लोगी, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। अपने पति के बर्थडे से पहले ही सारा प्लान बना लिया। शिवानी हमेशा की तरह अपने भाई के बर्थडे तैयारी में जुट गई और अपने भाई के लिए गिफ्ट खरीद कर ले आई। अपने मायके जाने के बारे में सोच सोच कर वह मन ही मन बड़ी परेशान थी। बर्थडे के एक दिन पहले ही वह खुशी खुशी मायके पहुंच गई। आते ही अपने भाई और भाभी से मिली। उसकी नज़रें अपनी माँ को ढूंढ रही थी, लेकिन माँ कहीं नज़र नहीं आ रही थी। कामिनी ने कहा, दीदी आप बैठो, मैं आपके खाने के लिए कुछ लेकर आती हूँ। फिर शिवानी बोली, नहीं भाभी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप यह बताइए कि माँ कहाँ है। शिवानी की बातें सुनकर कामिनी ने बड़ी ही बेरुखी से कहा, अरे होंगी यहीं कहीं, मुझे क्या मालूम, मैं कोई उनके आगे पीछे थोड़ी ना घूमती रहती हूँ, मुझे घर के और भी काम करने होते हैं। अपनी भाभी की यह बातें सुनकर शिवानी हैरान रह गई। तभी करण बोला, अरे शिवानी, तुम आ गई हो, तुम कैसी हो? जीजा जी कैसे हैं? वह तो ठीक हैं, अगले हफ्ते आएंगे, लेकिन माँ कहीं नज़र नहीं आ रही, कहाँ हैं वह? शिवानी ने फिर से वही प्रश्न किया। परेशान होकर शिवानी खुद ही चारपाई से उठकर चारों तरफ घर में आवाज़ लगाती हुई अपनी माँ को ढूंढने लगती है। माँ, माँ, कहाँ हैं आप? देखो, आपकी शिवानी आई है। शिवानी का अपनी माँ से बहुत लगाव था, परंतु सुनैना जी कुछ नहीं बोली। तभी शिवानी की नज़र लैट्रीन के पास गई। उसने देखा कि उसकी माँ की हालत बहुत ख़राब है और वह लैट्रीन के बाहर पड़ी हैं। वह दौड़कर उनके पास गई। माँ, आपको यह क्या हो गया? आप ऐसी हालत में यहाँ क्यों पड़ी हैं? तभी शिवानी ने अपने भाई भाभी को आवाज़ लगाई और बोली, तुम लोगों ने मेरी माँ को यहाँ क्यों रखा है? शिवानी रोते हुए पूछने लगी। इस पर कामिनी ने जवाब दिया, अरे दीदी, आप इस बुढ़िया को छोड़ो, हर वक्त चटर पटर मांगती रहती हैं, इसलिए पेट खराब हो गया है और कल से पूरे कमरे में बदबू आ रही है। इस बुढ़िया ने परेशान करके रखा है। अब बार बार बिस्तर गंदा नहीं करेंगी, इसलिए लैट्रीन के बाहर रख दिया है। अब ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। अपनी भाभी की बातें सुनकर शिवानी ने गुस्से से कहा, लेकिन भाभी, अगर माँ ने अपनी पसंद का कुछ खा भी लिया तो क्या हो गया? बुढ़ापे में खाने का मन नहीं करता क्या? आप इन्हें दवा दे देती। शिवानी ने अपनी माँ को उठाकर सहारा देते हुए उनके कमरे में ले जाती है, परंतु उसकी भाभी कामिनी उन्हें बिस्तर पर से नीचे उतार देती है और फर्श पर लिटा देती है, यह कहते हुए कि बिस्तर गंदा हो जाएगा। शिवानी अपने भाई
भाभी से कहती है, आप दोनों तो ऐसे ना थे, आप दोनों को हो क्या गया है। फिर कामिनी ने कहा, दीदी आप हमारे मामले में ना ही बोलें तो ठीक है। यह अब आपका घर नहीं है, आप इस घर की मेहमान हैं और मैं इस घर की मालकिन हूँ। तभी शिवानी गुस्से में बोली, भाभी आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे मेहमान कहने की। मैं इस घर की बेटी हूँ और मेरा भी इस घर पर हक है। आखिर तुम लोगों को क्या हो गया है? तुम लोग एक इंसान होकर दूसरे इंसान के साथ इतना बुरा व्यवहार कैसे कर सकते हो? अरे कम से कम बुढ़ापे में उनकी उम्र का तो लिहाज करो। और भाई तुम भी अपनी पत्नी का साथ दे रहे हो। यह मेरी माँ के साथ कितना बुरा व्यवहार कर रही हैं, कितने बुरे तरीके से पेश आ रही हैं और आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आप भी अपनी पत्नी के गुलाम हो गए हो। और भाभी अगर आप इस घर की मालकिन हो तो यह घर मेरी माँ के बेटे का भी है। आप यह कैसे भूल गईं? तभी अपनी बेटी की बातों को सुनकर सुनैना जी को बहुत गुस्सा आया। उसी समय उठकर बैठ गईं और अपनी बेटी के गाल पर एक जोरदार चाटा मार दिया। यह सब देखकर शिवानी के पैरों तले जमीन खिसक गई। चाटे से लाल हुए अपने गाल पर हाथ रख कर शिवानी गुस्से से खड़ी हो गई। यह सब क्या है माँ? तभी सुनैना जी गुस्से में बोली, तुम चुप रहो शिवानी, तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। अब हैरान तो ऐसे होकर खड़ी हो जैसे तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं। जिस इंसान की तू पत्नी है उस इंसान के माँ बाप के साथ यानी कि अपने सास ससुर के साथ गलत व्यवहार करती हो, उन्हें परेशान करती हो। यदि वह अपनी पसंद का कुछ खाना चाहें तो उसे उनके हाथ से छीन कर भी फेंक देती हो। उनसे इतनी ऊंची आवाज़ में बात करती हो, उन्हें तंग करती हो, खाने पीने के लिए भी तड़पा देती हो। उनके साथ ऐसा व्यवहार करने से पहले तुम्हें यह सब बातें याद नहीं आई? बात सुनकर शिवानी हैरान रह गई और बोली, आपको यह सब बातें कैसे मालूम जब तुम अपने सास ससुर की फटकार लगा रही थी? मैं दरवाजे के बाहर खड़ी हुई सब कुछ सुन रही थी। मैं तो उस दिन ही तुमसे सारे रिश्ते नाते तोड़ना चाहती थी, परंतु तुम्हारी भाभी ने मुझे समझाया तो मैं संभल गई और मैंने तुमसे रिश्ता नहीं तोड़ा। यह सुनकर शिवानी वहीं पर बैठ गई और सोच में पड़ गई। फिर सुनैना बोली, शिवानी हमने तो तुम्हारे सारे शौक पूरे किए थे, तुम्हें अच्छे संस्कार दिए थे और जिस आदमी की तू पत्नी है उसी के माँ बाप का तिरस्कार कर रही है। जिस आदमी के पैसों से तू ऐश करती है उसी के जन्मदाता को डांटती है, फटकारती है, उनकी बेइज्जती करती है। क्या मैं और तेरे पिता ने तुझे यही संस्कार दिए थे? जरा सोच, तेरे स्वर्गवासी पिता जब तुझे ऐसा व्यवहार करते देखते होंगे तो उनकी आत्मा को क्या शांति मिलती होगी। अगर तेरे पति को तेरे किए गए व्यवहार के बारे में पता चला उसे क्या बताएगी? क्या उसे अच्छा लगेगा कि तू उसके बूढ़े माँ बाप को इतना दुख देती है? क्या वह तुझे कभी माफ़ कर पाएंगे? अरे वह तो तेरे साथ अपना रिश्ता ही ख़त्म कर देगा। क्या आज से पहले कभी तूने अपनी भाभी को मेरा तिरस्कार करते हुए देखा है? देखा है ना कि तुम्हारी भाभी मेरा कितना सम्मान करती है, मुझे भगवान की तरह पूजती है, कितनी संस्कारी है। वह दिन रात मेरी सेवा करती है और आज तक उसने कभी ऊंची आवाज़ में मुझसे बात तक नहीं की। हर समय मम्मी जी करती रहती है। और बेटी तुम ऐसे कैसे बन गई? कब से तुम इतनी खुदगर्ज हो गई?
इतना सुनते ही शिवानी फूट फूट कर रोने लगी और अपनी माँ से माफ़ी मांगने लगी। माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माँ, मैं सोच रही थी कि मेरा रिश्ता केवल मेरे पति के साथ है और मेरे सास ससुर तो दोनों के हिस्से में आने चाहिए, लेकिन जेठ जी उन्हें मेरे पास छोड़कर चले गए और मुझे गुस्सा आता था कि मैं अकेले ही उन्हें क्यों रखूं। हक तो दोनों का बराबर है। इस पर शिवानी की माँ सुनैना जी उसे समझाते हुए कहती हैं कि बेटी, उनकी करनी तो उनके साथ है, लेकिन तेरी करनी तेरे साथ। अगर वह तेरे सास ससुर को नहीं रखना चाहते तो वह उनकी गलती है, परंतु तुम क्यों पाप की भागीदारी बन रही हो? अगर तुम भी ऐसा करोगी तो उनमें और तुम में फ़र्क क्या रह जाएगा? तू ही सोच बेटा। शिवानी अपनी माँ और अपने भाई भाभी से माफ़ी मांगती है। उसे आज अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वापस अपने ससुराल आ जाती है। आते ही वह अपने सास ससुर के पैरों में गिर जाती है और रोती हुई कहती है, पिताजी, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आप दोनों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। मैंने आपको कभी नहीं समझा। मुझे माफ़ कर दीजिए। आइंदा मैं ऐसा व्यवहार कभी नहीं करूँगी। शिवानी के सास ससुर उसे माफ़ कर देते हैं और कहते हैं, बहू, तुम्हें मालूम है कि माँ बाप को बुढ़ापे में सबसे ज़्यादा उनके बच्चों की ज़रूरत होती है। हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस हम तो इतना ही कहते हैं कि तू हमारे साथ प्यार से बोल बतिया लिया कर। हमारे लिए वही सबसे बड़ी बात है। यह बात सुनकर शिवानी आंसू पोंछते हुए कहने लगी, मैं प्यार से बात करना ही नहीं, मैं आपको प्यार से खाना भी खिलाऊंगी। ऐसा कहते हुए वह तुरंत रसोई घर में चली जाती है और झटपट स्वादिष्ट हलवा बनाकर ले आती है और कहती है, लीजिए माँ, पिताजी, आप दोनों आज मेरे हाथ से हलवा खाइए। यह सब देखकर राधिका जी और सागर जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह अपनी बहू को बहुत आशीर्वाद देते हैं। अब शिवानी अपने सास ससुर के साथ एक बेटी से भी ज़्यादा प्यार करती है और उनका ख्याल रखती है। अगर शिवानी की माँ के जैसी हर लड़की की माँ हो तो किसी की बहू अपने सास ससुर के साथ गलत बर्ताव नहीं करेगी। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपका क्या कहना है और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो या फिर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।